हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फेज कवर करेंगे, दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया की एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में केवल पॉलिटी ही अलग नहीं थी, बल्कि तीनों फेसेस में सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी और एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। एंशियंट से मिडीवल पीरियड के सफ़र में सोसाइटी एंड रिलीजन काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए और महिलाओं की पोजीशन सोसाइटी में बिल्कुल वीक हो गई। जिस टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडिया आए और रूल करने लगे, उसी समय से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। नाउ इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिले। रिफॉर्म का अर्थ है टू चेंज, बेहतर बदलाव, समाज और धर्म में रिफॉर्म्स। ये जो मूवमेंट्स थे, उनका लक्ष्य समाज की बुराइयों को, सोशल इवल्स को इरेडिकेट करना था, जड़ से ख़त्म करना था। एंड इन मूवमेंट्स या कह लिए डेवलपमेंट्स के थ्रू रिलीजियस रिफॉर्म्स को एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी को प्रमोट करना था। इंडिया में ब्रिटिश रूल के आने से ट्रेडिशनल इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट की कमज़ोरियाँ दिखने लगी, जिसको देखकर इंडियन रिफॉर्मर्स ने यह डिसाइड किया कि वो भारतीय समाज को बेहतर बनाने के लिए बदलाव लाएंगे। इंडियन रिफॉर्मर्स ने सबसे पहले इंडियंस को सही और गलत के बारे में एजुकेट करना शुरू किया और जहां ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कानून का सहारा लिया और ब्रिटिशर्स से इंडियन सोसाइटी के लिए लॉज रिफॉर्म करवाए। और क्योंकि उस समय की जो इंडियन सोसाइटी थी वो प्योरली रिलीजन के बेसिस पर चलती थी, एंड टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इवल्स इन सोसाइटी, इन रिफॉर्मर्स ने सारे रिलीजियस टेक्स्ट का री इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दिया। इन मूवमेंट्स को लार्जली उभरता हुआ मिडिल क्लास लीड कर रहा था, जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन एंड ह्यूमनिस्ट आइडियल से इन्फ्लुएंस था। रिफॉर्मर्स ने इस बात को समझा कि इंडिया में सोसाइटी एंड रिलीजन एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्योरीफाई एंड मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी सो दैट सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाया जाए। From ancient to medieval to modern is a very long time period to look for changes. So let's look at the factors that led to socio-religious reform movements. First and foremost, इंडिया में ब्रिटिशर्स के ज़रिए वेस्टर्न एजुकेशन आया, जिसने रैशनलिज्म, साइंटिफिक थॉट्स एंड ह्यूमनिज्म जैसी फिलॉसफीज़ को इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया। रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग ओपिनियन एंड एक्शंस रीज़न एंड नॉलेज के हिसाब से होने चाहिए, ना कि रिलीजियस बिलीफ और इमोशनल रिस्पॉन्स के आधार पर। वही ह्यूमनिज्म जैसी फिलॉसफी इंसानियत पर एम्फसाइज करती है, यानी ये इंसानियत के बारे में बात करती है। इन सब नई फिलॉसफीज़ ने इंडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इससे इंडियंस को बढ़ावा मिला कि वो इन पुराने रिवाजों को, कस्टम्स को चैलेंज करे और उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए, अपना दिमाग इस्तेमाल करे, सही और गलत की परख खुद करे। सेकेंड रीज़न ऑफ दीज मूवमेंट वॉज दैट कि ब्रिटिश रूल ने फ्रीडम ऑफ प्रेस अलाउ किया हुआ था, जिससे सोशल इवल्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। लोगों को समाज में हो रही नाइंसाफियों के बारे में अवगत कराया गया। दे वर मेड अवेयर ऑफ द इवल्स दैट वर हैपनिंग टू ह्यूमंस इन द सोसाइटी। देन यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्मेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रिनेसेंस के आने के बाद दुनिया में मॉडर्न थॉट्स फैलने लगे, और क्योंकि इंडिया भी वर्ल्ड से कनेक्टेड था तो इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स जैसे आइडियाज़ इंडियंस के सामने प्रस्तुत हुए। इन नए आइडियाज़ ने इंडियन माइंड को इन्फ्लुएंस किया और ऐसे उन्होंने समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत को समझा। फिर ब्रिटिशर्स ने जब कुछ इंडियंस को अपने कन्वीनियंस के लिए पढ़ाना शुरू किया तो आगे जाकर एक एजुकेटेड मिडिल क्लास उभरी, और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस ही कास्ट एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म्स लाए एंड जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने लगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस को इंग्लिश में पढ़ाने लगे और इससे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन हुए, इससे लोकल लैंग्वेजेस एंड इंडिजिनस नॉलेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, एंड ऐसे नए आइडियाज़ एंड सोशल चेंजेस आए। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से इंडियन रिफॉर्मर्स ने हार्मफुल ट्रेडिशन को चैलेंज किया, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सती, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। सो जातिवाद, सती, बाल विवाह और छुआछूत जैसे आइडियाज़ इंडियन सोसाइटी में नॉर्मल थे, पर इन्हें चैलेंज इंडियन रिफॉर्मर्स ने ही किया। नाउ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के प्राइमरी एस्पेक्ट्स को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। सबसे पहले
इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का मकसद रिलीजन को प्योरीफाई करना था, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास और सोशल इवल्स को हटाना था। रिफॉर्मर्स ने मोनोथीज्म एंड रैशनल थॉट्स को प्रमोट किया। मोनोथीज्म एक ऐसी विचारधारा है दैट स्टेट्स टू हैव बिलीव इन वन गॉड। मोनोथीज्म में एक ही ईश्वर में माना जाता है। वहीं हिंदुइज्म में कई देवी देवताओं को माना जाता है और इसीलिए देयर आर मेनी कस्टम्स एंड रिचुअल्स इन इट। 19th सेंचुरी में रिफॉर्मर्स ने ये एम्फसाइज किया दैट देयर इज ओनली वन गॉड। देन इन सुधारकों ने विमेंस राइट यानी महिलाओं के अधिकार के लिए काफ़ी काम किया, लाइक विडो रीमैरिज, एजुकेशन एंड अबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। और इन मूवमेंट्स में ज़्यादातर एफर्ट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए किए गए। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए रिफॉर्मर्स मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते थे, लाइक न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड पब्लिक मीटिंग्स, जहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता था और अपनी बात रखी जाती थी। अब बात करते हैं 19th सेंचुरी के कुछ मेजर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड उनके लीडर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिफॉर्मर रहे मॉडर्न हिस्ट्री के। इनका जन्म 22 मई 1772 बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, whereas he died on 27 September 1833 in England, UK। राजा राम मोहन रॉय ने सती, कास्ट रिजिडिटी एंड आइडल वर्शिप का खुलकर विरोध किया। बेसिकली सती एक ऐसी प्रैक्टिस थी उस समय इंडिया में जिसमें हस्बैंड के मरते ही वाइफ को भी चिता पर जला दिया जाता था, और सती जैसे कई कस्टम्स के खिलाफ इंडिया में उस समय कोई कानून नहीं थे। देन राजा राम मोहन रॉय ने इंडियन एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया और हिंदू कॉलेज एंड वेदांता कॉलेज की स्थापना करी। इनका मानना था कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार लोगों को केवल एक गॉड को वर्शिप करना चाहिए। इन्होंने 1821 में संबत कौमुदी की शुरुआत करी, जो कि एक वीकली बंगाली न्यूज़पेपर था। देन 1822 में मिराल उल अकबर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ये पर्शियन न्यूज़पेपर था और ये भी हफ्ते में केवल एक बार आता था। राजा राम मोहन रॉय वेस्टर्न आइडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और क्रॉस नेशनल कोऑपरेशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में बिलीव रखते थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की नींव रखी, जिसकी वजह से हिंदुइज्म में रिफॉर्म आए और ब्रह्मो समाज रैशनलिज्म एंड मोनोथीज्म को प्रमोट करता था। ब्रह्मो समाज बंगाल रिनेसेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसने मॉडर्न इंडिया को सिग्निफिकेंटली शेप दिया। बेसिकली ब्रह्मो समाज एक मोनोथीस्टिक रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसने बंगाल के एग्जिस्टिंग रिलीजियस एंड सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। मोनोथीज्म में केवल एक गॉड को माना जाता है, इसमें ना ही आइडल वर्शिपिंग होती है और ना पॉलीथीज्म और ना इनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म में बिलीव रखा जाता है। ब्रह्मो समाज ने भी सती प्रैक्टिस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल ऑपरेशन को अपोज किया। इस समाज ने मूर्ति पूजा और पॉलीथीज्म यानी बिलीव इन मोर देन वन गॉड जैसी फिलॉसफी के अगेंस्ट कैंपेन किया। हालांकि ये समाज हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं था। इनफैक्ट इस समाज ने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लाइक वेद एंड उपनिषद की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया। राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज के मिशन को बंगाल के आगे तक फैलाया। देन 1820 से 1830 तक यंग बंगाल मूवमेंट चला, जिसे लीड हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया, और ये हिंदू कॉलेज में एक यंग एंग्लो इंडियन टीचर थे। इन्होंने स्टूडेंट्स को हौसला दिया कि वो सोशल इनजस्टिसेस यानी सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई करें। हेनरी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फिलॉसफी के रिफॉर्मर थे और इन्होंने महिलाओं के राइट्स के लिए, इंडियंस के गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइट करी और फ्रीडम ऑफ प्रेस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। हेनरी एक रैशनल थिंकर थे और ये इंडिया के फर्स्ट नेशनल पोएट हैं, पर 22 साल की उम्र में इन्हें कुलेरा हो गया और 26 दिसंबर 1831 में कैलकाटा में इनकी मृत्यु हो गई। नाउ यंग बंगाल मूवमेंट अपने समय में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा, पर ये अल्टीमेटली फेल हो गया क्योंकि उस टाइम के हिसाब से इसके व्यूज़ एक्सट्रीमली रैडिकल थे और समाज कंजर्वेटिव था। वहीं जनता से, खासकर लोअर क्लास से इसका एंगेजमेंट कम था, जिससे इसे मास सपोर्ट नहीं मिला। और इतने बोल्ड आइडियाज़ के चलते उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स
एंड बंगाली एकेडमिक्स ने भी इसका समर्थन नहीं किया। देन ब्रह्मो समाज के मिशन को आगे ले जाने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा को एस्टैब्लिश किया। देवेंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने रैशनल थिंकिंग एंड वेदांतिक फिलॉसफी को फैलाने का काम किया। तत्वबोधिनी सभा भारतीय इतिहास और इसकी संस्कृति की स्टडी पर फोकस करता था, वहीं सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट भी करता था। इस सभा का जर्नल तत्वबोधिनी पत्रिका नेशनलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को फैलाने में मदद करता था। देन 19th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हु ऑल्सो लिव्ड इन बंगाल प्रेसिडेंसी। इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए संस्कृत कॉलेज खोला क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत को अपनी सैक्रेड लैंग्वेज मानते थे और अपने से नीचे के वर्णा के लोगों को संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे। ईश्वर चंद्र उस वक्त के काफ़ी सक्सेसफुल रिफॉर्मर रहे और इन्होंने संस्कृत कॉलेज तो खोला ही, साथ में मॉडर्न बंगाली ग्रामर बुक भी लिखी। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे इंडिया में जिन्होंने विडो रीमैरिज के सपोर्ट में पब्लिकली आवाज़ उठाई और इसके समर्थन में पेटिशन भी फाइल करी, और इसी के रिजल्ट में ब्रिटिश रूल ने विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 को पास किया। साथ में ये बाल विवाह के भी विरोध में थे और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए 1849 में ब्यूथेन स्कूल की स्थापना करी, और इनके इन्हीं सब कार्यों ने इंडिया में विमेंस एम्पावरमेंट की नींव रखी। अगले 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले थे। ये महाराष्ट्र के एक प्रोमिनेंट एंटी कास्ट एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने 1851 में दलितों और गर्ल्स के लिए स्कूल स्थापित किए। उस समय में महिलाओं को और दलितों को सोसाइटी में सबसे नीचे रखा जाता था, और ज्योतिबा के ये एफर्ट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी के खिलाफ थे। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कास्ट ऑपरेशन का विरोध करती थी एंड समाज में समानता यानी इक्वालिटी को प्रमोट करती थी। ज्योतिबा फूले का मानना था कि सोसाइटी में हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी इक्वल हैं, और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण डोमिनेंस को रिजेक्ट भी किया। उनका मानना था कि लोअर कास्ट के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए और उन्हें ब्राह्मण और ऊंचे वर्णा के लोगों से कम नहीं समझना चाहिए। जैसा कि वर्णा सिस्टम में 4 क्लासेस थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वहीं शूद्रों के साथ हो रही नाइंसाफियों को देखकर ही ज्योतिबा फूले ने एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करा, जो कि था दलित। और दलित उन लोगों को कहा जाता था जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ के थे और जिन्हें प्रताड़ित किया जाता था, मतलब उन्हें परेशान किया जाता था और उन्हें समाज में खुलकर जीने नहीं दिया जाता था। ना वो पढ़ सकते थे, ना वो अपनी जाति के बाहर शादी कर सकते थे, ना किसी ऊंची कास्ट के व्यक्ति के बगल में बैठ सकते थे। इन्हीं सब भेदभाव के कारण ज्योतिबा फूले जातिवाद के खिलाफ एक प्रमुख सुधारक बन गए। 1851 बहुत पुराना समय है जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, और उस समय के हिसाब से देखें तो इन्होंने बहुत साहस का काम किया। एक ऐसी प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना जो समाज का गहरा हिस्सा हो, जिस पर लोगों के बिलीफ हो, ये आसान बात नहीं है। और ज्योतिबा फूले ने लोअर कास्ट के साथ हो रहे भेदभाव को उस वक्त पहचाना जब उन्हें खुद ही नहीं मालूम था कि उनके साथ धर्म के नाम पर गलत हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर रिफॉर्मर, सावित्रीबाई फूले। ये ज्योतिबा फूले की वाइफ थी। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर थी एंड शी वॉज अ पायनियर ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। इन्होंने 1852 में महिला सेवा मंडल को इस्टेब्लिश किया ताकि महिलाओं को पढ़ाया जाए और उन्हें अधिकार दिए जाए। इन्होंने विधवाओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया, और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर समाज सुधारक के काम किए। देन 19th सेंचुरी के कुछ और रिफॉर्मर्स थे जिनके नाम और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में एटलीस्ट यू शुड नो अ लिटिल बिट, जैसे बाल शास्त्री जम्बेकर, जिन्होंने 1832 में दर्पण शुरू किया, और ये बॉम्बे में एक रिफॉर्मिस्ट न्यूज़पेपर था। मतलब इस न्यूज़पेपर के थ्रू समाज में बदलाव के विचार प्रकट किए जाते थे। देन एक और समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, और इन्हें लोक हितवादी भी कहते थे। इन्होंने अपने शतपत्री एसेज से सामाजिक और धार्मिक सुधार का समर्थन किया। देन 1849 में परमहंसा मंडली एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी थी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आइडल वर्शिप के खिलाफ फाइट करती थी। अब इन रिफॉर्मिस्ट ने जो समाज के लिए काम किए
उसके क्या इम्पैक्ट्स रहे। राजा राम मोहन रॉय और कई और रिफॉर्मिस्ट के एफर्ट से 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया एंड सती अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1829 लागू हुआ। ये इंडिया में सती प्रथा के खिलाफ पहला कानून था। फिर इन सुधारकों की मदद से ही मॉडर्न स्कूल्स एंड कॉलेजेस बने। इन लोगों ने महिलाओं के अधिकार के लिए और एम्पावरमेंट के लिए काम किए, जिसकी वजह से विधवाओं को भी समाज में सर उठाकर जीना आया और विडो रीमैरिज जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुए। साथ में ये रिफॉर्मर्स फीमेल एजुकेशन पर भी काम करते रहे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की रिफॉर्मर्स ने पूरी कोशिश करी। दलित्स को मजबूत बनाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट भी चलाए, मतलब लोअर कास्ट के लोगों के लिए प्रोटेस्ट भी किए। पर ध्यान रखिएगा कि ये रिफॉर्मर्स ज़्यादातर ऊंची कास्ट के थे, पर मॉडर्न एजुकेशन के इन्फ्लुएंस से ये हर इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, तो इन मूवमेंट्स ने नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की नींव रखी, सामाजिक चेतना को जगाकर। और कई सारे फ्यूचर फ्रीडम फाइटर्स इन्हीं रिफॉर्मर्स से इन्फ्लुएंस थे, इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 19th सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, सोसाइटी और रिलीजन को, समाज को सुधारने के लिए बदला। इन मूवमेंट्स ने सोशल इवल्स को चैलेंज किया, एजुकेशन को प्रमोट किया और इक्वालिटी को सपोर्ट किया। और इन मूवमेंट्स ने इंडियन थॉट्स को मॉडर्नाइज किया और इसी से इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को रास्ता भी मिला। इससे भारतीयों में यूनिटी बनी और लोगों ने कॉमन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉज के लिए काम किया। पढ़ने लिखने की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और सोसाइटी में आइडियाज़ आए एंड आइडियाज़ इवेंचुअली शेप द इंडियन सोसाइटी। So this is it for this particular lecture video. Thank you for watching and listening. Please like and subscribe.